गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज मैं आप लोगों के लिए लखनवी अंदाज पाठ के कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस लेकर के आई हूँ। ये क्वेश्चंस हैं तो सब सेम जैसा आपने पिछले वीडियो में देखा, लेकिन थोड़े थोड़े शब्दों से ये डिफरेंट हो जाते हैं। बस आपको ये समझना है कि हर क्वेश्चन में जो ये डिफरेंट टाइप्स के वर्ड्स आ जाते हैं, हम उसको किस तरीके से किस क्वेश्चन में कैसे लिखेंगे। तो इसलिए मैं आपको कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस बताने जा रही हूँ। तो आज आप इन क्वेश्चंस को ध्यान दीजिए। मेरा क्वेश्चन है कि लखनवी अंदाज पाठ के आधार पर बताइए कि लेखक यशपाल ने यात्रा करने के लिए सेकंड क्लास का टिकट क्यों खरीदा। मतलब आपको इस पाठ के आधार पर बताना है कि यशपाल जी ने सेकंड क्लास का ही टिकट क्यों लिया। देखिए, ये एक क्वेश्चन है। इसी क्वेश्चन को आप एक डिफरेंट वे में भी देख सकते हैं। क्वेश्चन इस तरीके से भी एग्जाम में पूछ सकता है कि सेकंड क्लास के डिब्बे की उन विशेषताओं का उल्लेख कीजिए जिसके कारण लेखक और नवाब साहब दोनों ने यात्रा के लिए चुना। देखिए, पहले क्वेश्चन में सिर्फ नवाब साहब की बात हो रही थी, लेकिन यहाँ इस क्वेश्चन में पहले वाला जो मैंने आपको बोला कि लखनवी अंदाज पाठ के आधार पे बताइए कि लेखक ने सेकंड क्लास के डिब्बे में ही यात्रा करने के लिए क्यों सोचा, या फिर दूसरे क्वेश्चन में कि सेकंड क्लास के डिब्बे की उन विशेषताओं का उल्लेख कीजिए जिनके कारण लेखक और नवाब साहब दोनों ने ही यात्रा के लिए चुना। दोनों ही क्वेश्चन सेम है। एक में नवाब साहब को इंक्लूड कर लिया है, पहले वाले में सिर्फ लेखक के बारे में बात है। तो बात चाहे लेखक की हो चाहे नवाब साहब की, दोनों का एक ही मकसद था। सिर्फ थोड़ा सा फ़र्क लेखक में आ जाता है कि उनका एक उसमें उद्देश्य और बढ़ गया था, क्योंकि वो अपनी नई कहानी लिखना चाहते थे। तो सबसे पहले आप क्वेश्चन की जो शुरुआत करेंगे कि लखनवी अंदाज पाठ के आधार पे हम ये कह सकते हैं कि लेखक और नवाब साहब, अगर नवाब साहब का जिक्र रहेगा तो आप लिख देंगे, अदरवाइज सिर्फ लेखक को ही लिख करके छोड़ देंगे कि लेखक यशपाल जी ने सेकंड क्लास के डिब्बे मतलब सेकंड क्लास के डिब्बे के टिकट को खरीदने के लिए कुछ उद्देश्य उनके रहे होंगे। सबसे पहले आप लिखेंगे कि सेकंड क्लास का जो डिब्बा होता है वो महंगा होता है। महंगा ज़रूर होता है, लेकिन उसमें भीड़ कम होती है। पहला ये पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट आप बता सकते हैं कि लेखक को बहुत दूर की यात्रा नहीं करनी थी, इसलिए भी उन्होंने सेकंड क्लास का डिब्बा लिया ताकि वो आराम से यात्रा कर सकें। तीसरा पॉइंट ये कि वो अकेले बैठ करके प्राकृतिक दृश्य का आनंद लेना चाहते थे। दूसरी चीज़ कि अकेले में यात्रा करते वक्त वो अपनी नई कहानी के लिए कुछ थीम सोचना चाहते थे। इस तरीके से 3-4 कुछ पॉइंट थे। और इसी तरीके से नवाब साहब के लिए भी आप बता सकते हैं कि नवाब साहब भी अकेले सफ़र करना चाहते थे ताकि वो भीड़ भाड़ से बच सकें। भीड़ भाड़ से दोनों ही बचना चाहते थे, प्राकृतिक दृश्य का आनंद ले सकें। सेकंड क्लास का जो डिब्बा होता है वो आरामदायक होता है क्योंकि उसमें सारी सुविधाएं होती हैं। तो उन सुविधाओं के साथ वो अकेले रह करके यात्रा करना चाहते थे। तो मैंने आपको एक क्वेश्चन को जैसे दो तरीके से आता है वो मैंने आपको बताया। तो बस थोड़ा सा आपने जब चैप्टर आपने अच्छी तरीके से समझ लिया तो आपके लिए आंसर किसी भी तरीके से एक जो सिस्टमैटिक वे में सेंटेंसेस बनाए जाते हैं, आप वो वे को ध्यान में रखते हुए रिप्लाई करेंगे। सिर्फ थोड़ा सा जो मैंने क्वेश्चन को बताया कि क्वेश्चन अलग हो सकता है, लेकिन आंसर्स आपके चैप्टर में ही होंगे। बस आपको देखना है कि जो क्वेश्चन पूछा गया होगा उसका रिप्लाई आपको कैसे करना है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि नवाब साहब द्वारा लेखक से बातचीत करने की उत्सुकता न दिखाने पर लेखक ने क्या किया। ठीक है, क्वेश्चन पहले समझिए कि नवाब साहब द्वारा लेखक से बातचीत की उत्सुकता न दिखाने पर लेखक ने क्या किया। सिंपल तरीके से पहले मैं आपको बता दूं कि लेखक के आने पर नवाब साहब ने जो एक होता है ना कि किसी के आने पे हमें अच्छा लगता है कि चलो एक से भले दो, लेकिन ऐसा नहीं था। नवाब साहब अकेले यात्रा करना चाहते थे, तो उन्होंने कोई उत्सुकता नहीं दिखाई। उनको लेखक का नाम नहीं अच्छा लगा। तो ऐसा क्यों, तो उस पर लेखक ने क्या किया आपको बताना है कि नवाब साहब के इस व्यवहार से लेखक ने क्या किया। तो आप इसको अपने तरीके से बिल्कुल आपने जो आंसर सोचा है वो बिल्कुल करेक्ट सोचा है, आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि लेखक
जब सेकंड क्लास के डिब्बे में गए तो वहाँ पे पहले से ही एक नवाब साहब बैठे हुए थे। लेखक के आते ही नवाब साहब ने कोई उत्सुकता नहीं दिखाई। वजह ये थी कि नवाब साहब भी अकेले सफ़र करना चाहते थे। नवाब साहब के इस व्यवहार को देख करके लेखक के मन में भी नवाब साहब को लेकर के असंतोष के भाव आ गए। उन्होंने भी नवाब साहब से बातचीत करने में कोई पहल नहीं की, कोई उत्सुकता नहीं दिखाई और वो खिड़की से बाहर देख करके खिड़की से बाहर वो देखते रहे और प्राकृतिक दृश्य का आनंद लेते रहे, लेकिन वो पूरी तरीके से नवाब साहब को इग्नोर कर रहे थे। तो आप यहाँ पे सिंपल सा लिख सकते हैं कि नवाब साहब के व्यवहार को देख करके लेखक ने भी कोई उत्सुकता नहीं दिखाई, कोई भी अपना एक एक्साइटमेंट वाला जो व्यवहार था वो नहीं दिखाया। वो भी नवाब साहब के रहने पे उनके एकांत में जो था एक व्यवधान पड़ रहा था, एक बाधा पड़ रही थी, जिसके कारण लेखक का जो व्यवहार था बिल्कुल बदल गया। हमारा अगला प्रश्न है, खीरे की फांके खिड़की से फेंकने के बाद नवाब साहब ने गुलाबी आंखों से लेखक की ओर क्यों देखा? आपने चैप्टर में समझा था कि जब नवाब साहब ने खीरे के फांके को बड़ी उम्मीद तृष्णा एकदम ललचाई नज़रों से देखा, सूंघ करके फेंक दिया, उसके बाद उन्होंने गुलाबी आंखों से लेखक को देखा। मतलब जब हमारे पास कुछ ऐसी चीज़ होती है कि जो बहुत अच्छी लगती है तो हम क्या करते हैं, उस चीज़ को दिखाने के लिए लोगों के सामने बार बार उसको प्रेजेंट करते हैं। मतलब बताते ही नहीं है कि ये चीज़ हमारे पास है, हम बार बार उसको दिखाने के पीछे हमारा ये देखो तुम्हारे पास कुछ नहीं है, हमारे पास तो बहुत कुछ है। तो यहाँ पे वही चीज़ थी कि जो नवाब साहब थे उन्होंने गुलाबी आंखों से लेखक को ये इसलिए देखा कि वो कहीं ना कहीं लेखक के ऊपर एक व्यंग कर रहे थे कि ये देखो नवाबों की जो नवाबियत है वो किस तरीके से खाते हैं, उनका जो नवाबी अंदाज है वो बहुत ही निराला है। ये तुच्छ वस्तु का वो सेवन नहीं करते हैं। तो गुलाबी आंखों से देखने के पीछे का जो भाव था वो उनके बनावटीपन का भाव था, वो लेखक को नीचा दिखाना चाहते थे। जो भाव गुलाबी आंखों से देखने के पीछे का भाव जो था लेखक को नीचा दिखाने का भाव था कि वो अपनी नवाबियत दिखा रहे थे, जिस वजह से उन्होंने खीरे को फेंकने के बाद गुलाबी आंखों से लेखक को देखा। हमारा अगला प्रश्न है, नवाब साहब ने खीरे की फांकों पर नमक मिर्च छिड़का, जिसे देखकर लेखक ललचाया, पर उसने खीरे खाने का प्रस्ताव अस्वीकृत क्यों कर दिया? देखिए, क्वेश्चन को पहले समझने की कोशिश करिएगा कि जब नवाब साहब उन खीरों के फांकों के ऊपर नमक मिर्च छिड़क रहे थे, लाल मिर्ची छिड़क रहे थे, तो लेखक के मुंह में भी पानी आ रहा था, उन्हें लालच आ रही कि वो खीरे को खाना चाह रहे थे। ऐसे भी खीरे खाना तो अच्छा लगता है, या गर्मियों में ज़्यादातर अच्छा लगता है, क्योंकि एक तो वो हमारे शरीर में पानी की कमी को पूरा करता है, पानी की कमी होने नहीं देता है, और वो गर्मियों में हमें राहत भी मिलती है। लेकिन उन्होंने खीरे खाने के प्रस्ताव को अस्वीकृत कर दिया। अस्वीकृत का मतलब उन्होंने उसे मना कर दिया। तो ऐसा उन्होंने क्यों किया? आप सबको पता है कि जब खीरे के इस प्रोसीजर को, ये प्रक्रिया जो उनकी तैयारी थी खीरे को काटे जाने के पहले की, जब खीरा काटा नहीं गया था, तो उस वक्त भी नवाब साहब ने लेखक से पूछा था, यानी खीरे खाने से काटने से पहले जब नवाब साहब ने लेखक से खीरे खाने के लिए कहा, तो उस वक्त चूँकि नवाब साहब बहुत मतलब लेखक को देख करके खुश नहीं हुए थे उस डिब्बे में, तो लेखक भी उनको इग्नोर कर रहे थे। तो अचानक से जब नवाब साहब ने उनसे खीरे खाने के लिए कहा तो लेखक ने मना कर दिया था। और जब नवाब साहब ने पूरे प्रोसीजर को कर लिया था, खीरों को काटने से लेके सूंघने से लेकर के फेंकने तक, तो वो फेंकने से पहले तक का उन्होंने एक बार फिर से लेखक से पूछा था, तो लेखक ने उस वक्त मना कर दिया था, अस्वीकृत कर दिया था, मीन्स मना कर दिया था। क्यों? क्योंकि लेखक पहले भी मना कर चुके थे खीरे खाने के प्रस्ताव को, वो अस्वीकार कर चुके थे
अब जब दोबारा नवाब साहब ने उनसे पूछा तो वो इसलिए उन्हें मना करना पड़ गया क्योंकि ये उनके आत्मसम्मान की बात थी, सेल्फ रिस्पेक्ट की बात थी कि जब वो ऑलरेडी मना कर चुके थे तो वो दूसरी बार कैसे खा सकते थे। हालांकि लेखक को लालच लग रही थी, खीरे खाना चाहते थे, लेकिन बात आत्मसम्मान पे आ गई थी कि वो मना करने के बाद दोबारा हाँ नहीं करना चाहते थे। तो यहाँ पे अस्वीकार करने के पीछे की जो वजह थी वो उनके आत्मसम्मान की थी कि अपने आत्मसम्मान को वो चोट नहीं पहुंचाना चाहते थे, अपने आत्मसम्मान को नहीं गिराना चाहते थे, इसलिए लालच आने के बाद भी उन्होंने खीरे को खाने से मना कर दिया, खीरे को लेने से मना कर दिया। समझ रहे होंगे आप इन क्वेश्चंस को। चलिए हम अपने अगले क्वेश्चंस की तरफ आते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, लेखक ने ऐसा क्या देखा कि उनके ज्ञान चक्षु खुल गए। ठीक है, ज्ञान चक्षु का मतलब हमारी आँखों पे जो मतलब कि वो ज्ञान चक्षु का शब्द यहाँ पे इसलिए यूज़ किया गया है क्योंकि लेखक अपनी नई कहानी लिखने के उद्देश्य से उन्होंने सेकंड क्लास के डिब्बे को चुना था जिसमें वो यात्रा करना चाह रहे थे। लेकिन यहाँ पे है कि ऐसा उन्होंने क्या देखा, वहाँ पे उन्होंने ये देखा कि नवाब साहब ने खीरे को बड़े यत्न के साथ धोया, पोंछा, काटा, नमक, जीरा नमक उसके ऊपर छिड़का और उसको सूंघा, फेंक दिया और उसके बाद पेट भर गया, ऐसा उन्होंने बोला। और वो तो छोड़िए, बाद में उनको एक लंबी डकार भी आ गई, मीन्स खाली पेट डकार आ गई। कि जब हमारा पेट ऑलरेडी खाली है तो क्या डकार आएगा, क्योंकि डकार तो जब पेट एकदम हम एकदम ज़रूरत से ज़्यादा खा लेते हैं तब हमें डकार आती है। लेकिन वहाँ पे लेखक का ज्ञान चक्षु तब खुल गया जब उन्होंने देखा कि नवाब साहब ने एक लंबी डकार ली। तब उनको ये लगा कि बिना पात्र के कहानी के घटना के बिना पात्र कथानक और घटना की कहानी लिखी जा सकती है। इस चीज़ को सोच करके, उनके डकार को सुन करके उनके ज्ञान चक्षु खुल गए कि जो नवाब साहब थे जो अपनी रईसी दिखा रहे थे कि रईसी में उन्होंने खीरे के फांकों को फेंक दिया और उसके बाद उनको डकार आ गए। उनके डकार, ऊंचे डकार के शब्द को सुन करके लेखक के ज्ञान चक्षु खुल गए कि जिस तरीके से बिना कुछ खाए खाली पेट डकार आ सकता है, भरे पेट होने का की बात की जा सकती है, उसी तरीके से बिना घटना, पात्र और कथानक की कहानी लिखी जा सकती है। मेरा अगला प्रश्न है, लखनवी अंदाज शीर्षक की सार्थकता सिद्ध कीजिए। कि जो ये पाठ का नाम लखनवी अंदाज है वो सिद्ध सार्थक है या नहीं। तो देखिए, इसमें हम पहले बताएंगे कि लखनवी अंदाज शीर्षक जो है वो पूरी तरीके से व्यंग पर आधारित कहानी है। इसमें ये व्यंग से निहित है। इस कहानी में लखनऊ के, ये कहानी जो है वो लखनऊ के ही आसपास की बताई गई है क्योंकि लखनवी अंदाज है तो कहानी भी लखनवी के इर्द गिर्द ही, लखनऊ के इर्द गिर्द ही घूमती है। कि जिस तरीके से जो नवाब थे वो अपनी रईसी का प्रदर्शन करते थे, वो अपनी शान दिखाते थे, रईसी दिखाते थे और नज़ाकत दिखाते थे। इन सब नवाबों की रईसी, नज़ाकत और शान जो है वो मतलब प्रसिद्ध थी। हम लोगों ने नवाबों के बारे में पढ़ा है, लेकिन आज चूँकि जब नवाबियत ख़त्म हो चुकी है कि कहीं भी नवाबों का जिक्र नहीं है, लेकिन फिर भी चूँकि लखनऊ जो है नवाबों की नगरी मानी जाती है, शहर माना जाता है, कि नवाबियत छिन जाने के बाद भी वहाँ पे रहने वाले लोगों के अंदर वो नवाबियत आज भी दिखाई पड़ती है कि वो उसी शान शौकत को दिखाते हैं, भले ही वो दिखावटी रूप में हो। भाई देखा जाए तो नवाब साहब बनावटी जीवन ही जी रहे थे। अब कौन इंसान ऐसा होगा कि खीरे को खरीदने के बाद फेंक देगा। लेकिन जो नवाबों की नवाबियत, शान और शान शौकत थी, जो उनकी ठसक थी, वो लखनऊ में देखने को मिलती थी। आज वो नवाबियत ख़त्म होने के बाद भी लोगों के अंदर आज भी वो नवाबियत भरी हुई है कि वो दिखावे की ज़िंदगी से में जी रहे हैं। तो ये जो दिखावटीपन है, तो इस चीज़ को देखते हुए इस कहानी का जो शीर्षक है वो पूरी तरीके से सार्थक है।
कि नवाबी जो है ख़त्म हो चुकी, लेकिन आज भी लखनऊ में रहने वाले लोगों की जो नवाबियत है वो देखने में मिलती है। वो बनावटी दिखावेपन में आज भी जी रहे हैं। इसलिए इस कहानी का जो शीर्षक है वो पूरी तरीके से सार्थक है। अगला मेरा प्रश्न है, लखनवी अंदाज पाठ में निहित संदेश स्पष्ट कीजिए। मतलब इस पाठ में जो एक संदेश, एक मैसेज जो हमें मिलता है, वो मैसेज क्या है? तो देखिए, हम कोई ना कोई स्टोरी जो है वो हमें एक अच्छा मैसेज ज़रूर देती है। तो इस पाठ में जो मैसेज है वो ये है कि लेखक ने इस कहानी के माध्यम से ये संदेश दिया है कि हमें हमेशा वास्तविक जीवन में जीना चाहिए, यथार्थ में जीना चाहिए। यथार्थ में जीते हुए यथार्थ की कठोरता को, यथार्थ की जो भी वास्तविकता है उसमें जीना चाहिए, उसका सामना करना चाहिए, उसे अपनाना चाहिए। मतलब हमारे जीवन में जो भी चल रहा है हमें उससे भागना नहीं चाहिए। कि मीन्स अगर हमारे पास कुछ नहीं है, तो अब जब कुछ नहीं है तो हम लोगों को दिखाने के लिए कहीं से कोई चीज़ ला करके दिखाएं कि हमारे पास बहुत कुछ है। तो हमेशा हमें अपने वास्तविकता में रहना चाहिए, वास्तविकता से भागना नहीं चाहिए। मीन्स हमारी जो रियलिटी है, जो हमारा यथार्थ जीवन है, यानी जिसमें हम जी रहे हैं, हमारा जो प्रेजेंट है, वर्तमान है, हमें उसी में रहना चाहिए। जैसे हम हैं हमें अपने आप को हमेशा उसी में प्रेजेंट करना चाहिए, ना कि बनावटी जीवन में जी करके अपने लिए मुश्किलें बढ़ाना चाहिए। भाई, नवाब साहब ने जब खीरों को फेंक दिया, मान लीजिए उनको भूख लगी होती तो वो 2 खीरे ही काफ़ी थे उनके पेट को भरने के लिए, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, क्योंकि उन्हें तो अपनी नवाबियत दिखानी थी। वो ये दिखाना चाह रहे थे कि एक अपदार्थ तुच्छ वस्तु को कैसे खा सकते हैं, क्योंकि नवाब जो है वो तो भाई ऐशो आराम में जीते हैं और उनके खाने के अंदाज भी बड़े निराले होते हैं। तो लेकिन इस कहानी में जो संदेश लेखक ने दिया है, उन्होंने ये दिया है कि इंसान को हमेशा अपने वास्तविक जीवन में जीना चाहिए, अपने वर्तमान में जीना चाहिए, अपने यथार्थ की कठोरता को स्वीकार करना चाहिए, ना कि उसमें बनावटीपन दिखा करके दिखावे के जीवन को नहीं जीना चाहिए। क्योंकि दिखावे का जीवन हमारे लिए मुश्किलें खड़ी कर देता है, हमारे लिए हमारा जीवन दुर्लभ बना देता है, मीन्स मुश्किल में डाल देता है। तो यही संदेश ये है कि हमें अपने वास्तविक जीवन में जीना चाहिए। तो बच्चों, मैंने आज आप लोगों को कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस बताए। इस तरीके से और भी क्वेश्चंस बन सकते हैं, लेकिन अगर आप पूरी तरीके से आपने चैप्टर को समझ लिया है तो आपके लिए कुछ भी मतलब कि क्वेश्चन को समझ के रिप्लाई करना मुश्किल नहीं होगा। आप बहुत अच्छे से बखूबी आप आंसर दे सकते हैं। तो आज मेरा ये चैप्टर जो है पूरी तरीके से कंप्लीट हो गया है। आपने समझ भी लिया, और जो भी आपको प्रॉब्लम्स होगी आप उसे एक बार चैप्टर को रिवाइज करके समझ सकते हैं। चलिए, आज के लिए हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। अब हम अपने इस वीडियो को यही कंप्लीट करते हैं। धन्यवाद।